हाय मित्रों, तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो मेरी किताब है, शायद आप लोग 1 से 20 और 20 से 40 तक के प्रश्नों का मैंने डिस्कशन आप लोगों के सामने में करवाया था। तो उससे आगे 40 से आगे जो प्रश्न है उसका डिस्कशन मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोग रेगुलर देखिए वीडियो को और बुक की सहायता से क्वेश्चन बनाइए। जहां भी आपको जो भी प्रॉब्लम आता है कमेंट के जरिए मुझे बताइए। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। और ये किताब जो है इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई, इतनी मानक पुस्तक है जो आपको सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं आप लोगों से और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो मैं 41 नंबर प्रश्न से शुरू कर रहा हूं। ये शशांक शेखर मेरा नाम हुआ, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, शशांक सर। ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न से। देखिए क्या है प्रश्न है कि 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट्स में गणना करें। देखिए प्रश्न आपके इस पे लिखा हुआ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स जब भी निकालने की बात होती है तो हम लोग करेंगे पावर गुना n इंटू टी अपॉन 1000। और ये जब भी निकलता है तो किलो वॉट आवर में निकलता है और इसी को यूनिट कहा जाता है। ध्यान में रखना है कि 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ध्यान में रखिएगा, 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो प्रश्न पे फिर से आ रहे हैं। कह रहा है कि 120 वॉट के एक विद्युत बल्ब और विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग होता है, यूनिट्स निकालिए। तो देखिए पावर दिया हुआ है आपको प्रश्न में। हाँ, पावर कितना दिया हुआ है मित्रों? पावर दिया हुआ है आपको, ये देखिए पावर दिया हुआ है इसका 120 वॉट है गुना, देखिए कितने बल्ब हैं, तो एक बल्ब, एक विद्युत बल्ब है, और क्योंकि n का वैल्यू 1 हो गया और टाइम दिया हुआ 8 घंटे जलते हैं प्रतिदिन। तो यूनिट से निकालिए। देखिए आसान प्रश्न है, तो 0 काट देते हैं, ठीक है। 8 घंटे है तो वॉट आवर हो गया, तो यही किलो वॉट आवर हो जाएगा जब 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपको कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 120 960 हो गया अपॉन 1000। तो देखिए ये 0 काट दीजिए, तो 0.96 यूनिट होता है, 0.696 यूनिट्स हो जाता है। तो मित्रों ध्यान में इसको रखना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर पावर गुना n इंटू टी अपॉन 1000 बराबर किलो वॉट आवर। और मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि देखिए कि जब हमने वॉट को गुना किया और जितने बल्ब हैं नंबर उसको गुना किया और 8 आवर्स को गुना किया अपॉन 1000 कर दिया, तो ये 0.96 यूनिट्स निकल के आ गया। तो ध्यान में इसको रखना है। अब देखिए मैं 2-3 बातें और भी इसमें बताना चाह रहा था कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वह वॉट होता है। फिर देखते हैं कि किलो वॉट आवर, मैंने आपको बताया कि देखिए किलो वॉट आवर जब भी लिखेंगे तो वह 1 यूनिट के बराबर होता है, और जब भी 1 यूनिट की बात करते हैं तो वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है मित्रों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न आते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न आपको शायद समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, सिंपल बातें हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको, यह भी आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है 42 नंबर प्रश्न, तो देखते हैं आगे। देखिए तो 42 नंबर प्रश्न आते हैं मित्रों। देखिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बयालीस नंबर प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं।
तो देखिए क्या कह रहा है कि 40 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले विद्युत बल्ब का पावर क्या होता है। तो सिंपल प्रश्न है 42 नंबर। देखिए क्या कहता है 42 नंबर में क्या कह रहा है आपको कि पावर बराबर होता है P बराबर VI। तो ये देख लीजिए पावर बराबर क्या होता है VI होता है, और यहां वोल्ट और करंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो वोल्ट देखिए कितना दिया हुआ है, तो 240 वोल्ट दिया हुआ है। करंट का मान कितना दिया हुआ है मित्रों, तो 0.6 एम्पियर दिया हुआ है। तो 0.6 एम्पियर यानी 144 वॉट होता है। देखिए पावर जब भी हम लोग बात करते हैं तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी F.S अपॉन T, यानी F.V, यानी क्या हो जाएगा एक और ये देखिए V इंटू आई या I स्क्वायर, ठीक है I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R। तो ये सारे जो यूनिट हैं वो पावर के यूनिट होते हैं मित्रों। तो P बराबर VI या तो इस क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया है। पावर क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है, F.S इंटू टी होता है या F.V होता है, या ठीक है ध्यान में रखना है कि VI यानी विभवांतर और विद्युत धारा का जो गुणनफल होता है वह आपको पावर के बराबर होता है। और पावर का जब भी मात्रक की बात करते हैं तो पावर का मात्रक वॉट होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो आसान प्रश्न है। एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो विद्युत धारा जो होता है वो आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है। और जब भी विद्युत धारा की दिशा के विषय में बात करते हैं तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ध्यान में रखना है। और I बराबर J.ds होता है, जहां J धारा घनत्व होता है और ds जो है वह वेक्टर एरिया होता है या सदिश क्षेत्र होता है। तो दो बातें ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। तो ये देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। मित्रों बार बार मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है कि देखिए पावर जो होता है या उसका यूनिट क्या क्या होता है। तो बहुत सारे यूनिट होते हैं। 43 नंबर प्रश्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पावर जो होता है उसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। देखिए पावर का जो यूनिट होगा वह किलो वॉट होता है या मेगावाट होता है या हॉर्स पावर होता है। और लेकिन जैसे ही किलो वॉट आवर दे दिया तो चूंकि इसको आवर से हमने गुना कर दिया है तो किलो वॉट आवर हमेशा एनर्जी का यूनिट होता है, मेगा वॉट आवर एनर्जी का यूनिट होता है, जूल पर सेकेंड जो होता है वह पावर का यूनिट होता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि जूल पर सेकंड को तो हम लोग पावर का यूनिट कहते हैं, लेकिन जूल पर सेकंड को अगर फिर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें या जूल जो है वह किसका मात्रक हो गया, तो ऊर्जा का मात्रक हो गया। ध्यान में रखना है कि मैं 4-5 यूनिट यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको कि 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और यहीं पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। क्या कह रहा है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 किलो वॉट आवर बराबर कितना होगा। तो मैंने आपको क्लियर करके बताया कि देखिए किलो तो किलो हो गया, किलो बराबर ले लीजिए 10⁻3, वॉट तो वॉट ही है, वॉट को वॉट ही रहने दीजिए और 1 घंटा को सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है सेकंड में बदल लेते हैं तो सेकंड में हो गया 3600 सेकेंड। मित्रों यहां से 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 पर दे दीजिए 3 और 0। तो यहां देखिए 2 2 4 3 5 3 2 5 और ठीक है 2 7 यानी 36 पर 50 आपको जूल यूनिट हो गया। वॉट इंटू सेकेंड को हम बोलते हैं क्या, तो जूल कहते हैं। वॉट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये यूनिट हो गया 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल या ठीक है या 36 पर 50 जूल होगा। एकदम ध्यान में रखना है। किलो वॉट आवर हमेशा ठीक है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बात कर रहे हैं 44 नंबर प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। क्या है 44 नंबर प्रश्न, आसान प्रश्न है मित्रों। कह रहा है कि 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई वस्तु है आपका, वह
कितने मीटर की ऊंचाई पर है, तो 40 मीटर की ऊंचाई पर है और 50 सेकंड के ऊपर उठाने में शक्ति क्या होगा। तो ध्यान में रखिए, शक्ति जो है वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति को बहुत तरीके से आप निकाल सकते हैं। बार बार मैं बताता हूं कि देखिए, पावर जब भी हो तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी वर्क की बात हम लोग करते हैं, वर्क अपॉन टाइम तो है ही है, जब भी हम लोग वर्क की बात करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे कि एफ डॉट एस बटे टी भी कर सकते हैं इसको, या ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हैं आप, बटे टी ले सकते हैं और या पोटेंशियल एनर्जी बटे भी टी ले सकते हैं। तो ये पूरा जो फॉर्मेट है वो शक्ति का मात्रक हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को के फॉर्म में जब हम लोग इसको लिखेंगे, P बराबर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 mv² अपॉन टी, 1/2 mv² अपॉन टी हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया। अगर हम इसको इसी को लिखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो mgh अपॉन टी। देखिए कितने आसानी से प्रश्न बन जाएगा आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ 80 kg, द्रव्यमान 80 kg पुट कर देते हैं, ठीक है, और g का मान भी आपको पता होना चाहिए। जी का मान आपको पता है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जी का वैल्यू क्या हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 पुट कर लीजिए, बटे टाइम देखिए टाइम का वैल्यू कितना होता है। तो पहले ऊंचाई देख लेते हैं, तो ऊंचाई देखिए कितना है, तो 40 मीटर की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो 40 कर लीजिए अपॉन टी का वैल्यू 50 है। तो मित्रों कर दीजिए, तो ये देखिए 0 0 काट दीजिए और 5 दूनी 10 कर दीजिए, 4 दूनी 8 यानी 88 64, 80 गुना 8 बराबर 640 वॉट हो गया। क्या हो गया, 640 वॉट हो गया। तो ध्यान में रखना है कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 640 वॉट या जूल पर सेकेंड, क्योंकि देखिए ये ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका क्या हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड। तो देखिए क्या होगा आंसर इसका तो 46 बोलते हैं 44 का जो आंसर होगा 640 पर जूल पर सेकेंड हो जाएगा। और मैंने ये सारे यूनिट बताए हैं, तो ध्यान में रखना है कि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम या एफ डॉट एस अपॉन टी, वर्क का ही फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, फिर पावर बराबर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम या 1/2 mv² अपॉन टाइम, या P बराबर mgh अपॉन टी, या 80 गुना 10 गुना 40 बटा 50 मैंने कर दिया। तो ये वैल्यू निकल गया आपको। तो पावर का मात्रक, शक्ति का मात्रक जो है वह वॉट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। तो ओवरऑल आपको शायद समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, 45 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या है 45 नंबर प्रश्न। तो देखिए मित्रों 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, वह वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। अब थोड़ी सी बातें समझिए। किसी वस्तु पर आप बल आरोपित कर रहे हैं और बल की दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित कर रहे हैं तो बल की दिशा में कुछ दूरी तय की जाएगी, तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल कार्य कहलाता है। क्योंकि कार्य बराबर हो गया बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में दूरी, या ठीक है, या क्या करेंगे इसको, बल की दिशा में दूरी हो गया। तो देख लीजिए कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में दूरी हो गया मित्रों। तो यहां देखिए आसान बात है। तो 45 नंबर प्रश्न है आपका, तो बल इंटू बल की दिशा में दूरी, तो ये देखिए क्या हो जाएगा एफ डॉट एस, एफ डॉट एस कह दीजिए इसको, या बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल ही है। आपके प्रश्न का यहीं से आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं और बता रहा हूं कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, ये देखिए डॉट में यूज कर रहा हूं, बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है वह कार्य कहलाता है। और बल इंटू विस्थापन, बल डॉट विस्थापन है। तो ध्यान में रखना है कि
ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बल एफ डॉट एस बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो ध्यान में रखना है कि या तो ये कॉस थीटा बल के साथ भी हो सकता है या विस्थापन के साथ भी हो सकता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण, ध्यान दीजिएगा, बल और विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री हो तो कार्य महत्तम होता है। ध्यान से सुनिएगा, बल और विस्थापन के बीच अगर, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच अगर कोण 0 डिग्री हो तो कार्य महत्तम होता है, W बराबर मैक्सिमम होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण जो है 180 डिग्री हो जाए तो कार्य आपको न्यूनतम होता है, मिनिमम होगा कार्य, ठीक है, या कहिए नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और बल और विस्थापन के बीच कोण अगर 90 डिग्री हो तो कार्य जो है वह, ध्यान में रखना है कि वह जो है शून्य हो जाएगा। तो देखिए सिंपल बातें हैं, क्या मैं बता रहा हूं कि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में दूरी होता है, या बल डॉट विस्थापन होता है। तो इसको मैंने एफ एस कॉस थीटा कर दिया। 3 बातें ध्यान में रखनी है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री हो तो कार्य महत्तम होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो कार्य शून्य होता है। तो ध्यान में रखना है कि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में दूरी होता है। अब प्रश्न पे आइए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है। तो देखिए, ठीक है, कार्य आसानी से निकल जाएगा। तो आसान है, W बराबर क्या कर लेते हैं, F का मान दिया हुआ है। देखिए कितना है F का मान, F का मान है आपको 60 न्यूटन और विस्थापन हो गया 4। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 है विस्थापन, तो 60 गुना 40, 4 बराबर क्या हो गया, 240 जूल। ध्यान दीजिएगा 240 जूल हो गया। तो ये आपको मैंने कार्य निकाल दिया। तो आसान है। कार्य जो है, 2-3 बातें और जान लीजिए। कार्य जो है वह अदिश राशि होता है और कार्य ध्यान में रखना है कि कार्य अदिश राशि है। कार्य जो है वह हमेशा बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है और किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अभी देखिए प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा, 46 नंबर प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो आसान प्रश्न है। किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु के द्वारा जो स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होगा उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आसान प्रश्न है। किसी वस्तु में जो उसका स्थिति होगा, जैसे मान लीजिए कि हम अभी ये फैन ऊपर में लटका हुआ है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक, ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में कौन सी ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तने हुए तार में, तने हुए डोरी में, ठीक है, फिर आपको ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में हमेशा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ध्यान में रखना है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ध्यान में रखना है कि स्थितिज ऊर्जा, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ऊंचाई पर स्थित है और इसका द्रव्यमान m है और ऊंचाई h है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया था आपको कि देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर आसान है, ठीक है, ये देखिए कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को कार्य मान लेते हैं तो F डॉट एस कीजिए, इसको F डॉट एस कीजिए और यहां देखिए F का जो वैल्यू है ये नीचे कितने इससे बल से खींच रहा है, mg से, तो mg * क्या हो जाएगा, S का वैल्यू h हो जाएगा। तो ये mgh होता है। तो ध्यान में रखना है इसको, तो mgh हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। तो याद रखिए इसको। चलिए, तो ये प्रश्न शायद हो गया होगा, तो ध्यान में रखना है। बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सितार के तार में कौन सी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। फिर तने हुए डोरी में, तने सितार के तार में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या है 47 नंबर वाला प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी कोशिकाओं से
ऊर्जा उत्पादन के दौरान, ध्यान दीजिए कौन सा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित होते हैं। मित्रों थोड़ा सा ये प्रश्न आपको डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन है, तो है क्वेश्चन तो करना है हमको। क्या है कि ऊर्जा उत्पादन में जनरली क्या होता है कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है कि वो ग्लूकोज का अणु जो है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है और पहले तो वह इथाइल अल्कोहल का निर्माण करेगा, अंत में पायरुवेट बनाता है। ध्यान दीजिएगा, इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है और अंत में ये पायरुवेट बनाएगा CH3। ध्यान दीजिएगा CH3CO माइनस, ये देखिए पायरुवेट है, पायरुवेट। तो मैंने क्या बताया आपको कि ग्लूकोज का अणु पहले इथाइल अल्कोहल में टूटता है ऑक्सीजन के अभाव में और देन आफ्टर यह पायरुवेट में बदलता है और इसी के बाद जो है वह 2 ATP ऊर्जा यहां से प्राप्त होता है। तो ध्यान में रखिए कि ये देखिए कितने कार्बन अणु का परमाणु है, कार्बन अणु से बना हुआ है यह यौगिक। एक कार्बन यहां पर हो गया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, यानी 3 कार्बन के बने होते हैं। तो आंसर 47 का क्या होगा, B नंबर होगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब ऊर्जा उत्पादन में हमारी मांसपेशियों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज अणु जो है वह पहले इथाइल अल्कोहल में टूटता है और अंत में पायरुवेट का निर्माण करता है और यह पायरुवेट 3 कार्बन का अणु होता है। यह CH3CO डैश है, ये देखिए डैश है यानी ये ऋणात्मक आयन होता है। और देखिए 2 तरह के श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है, दूसरा अनॉक्सी श्वसन होता है। तो ये अनॉक्सी श्वसन में ऐसा होता है, लेकिन अगर ये ऑक्सी श्वसन होता है तो ग्लूकोज का अणु जो है वह टूट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है ध्यान में रखिएगा, जल और ठीक है 36 ATP ऊर्जा प्रदान करता है। और ये सारी घटनाएं जो है मांसपेशी में होता है, ध्यान में रखना है। और याद होगा आपको, बहुत बार मैंने बताया है कि जब ग्लूकोज का पूर्णतः पाचन नहीं हो पाता है तो उस समय में क्या होता है कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का भी निर्माण होता है और यह लैक्टिक एसिड जो है यह थकान अनुभव करवाता है। तो क्लियर हो गया होगा शायद कंसेप्ट आपका कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो है 6 कार्बन अणु जो है ऑक्सीजन नहीं मिलने के दौरान पायरुवेट का निर्माण करता है जो 3 कार्बन परमाणु होता है। चलिए तो 47 नंबर प्रश्न तो हो गया आपका। हम लोग 48 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या है 48 नंबर का प्रश्न? आसान प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक ही दिशा में लगाए गए हैं। देखिए जब भी कोई भी वस्तु पर बल एक दिशा में लगाया जाएगा, और आपको पता है बल, थोड़ा सा बल के विषय में जान लीजिए। बल के विषय में जब भी बात हम करते हैं तो हम 3-4 बातों के विषय में चर्चा करते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, बल की परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है। बल का व्यंजक जो है वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। ध्यान में रखिए, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। एकदम क्लियर है, बल का जो व्यंजक है वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। क्लियर रखिएगा, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। और याद रखना है कि बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। और ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का जब भी बात करते हैं हम लोग तो वो न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। एक्शन बराबर रिएक्शन, लेकिन ये भी बल का ही रूप है। ध्यान में रखना है कि बल की परिभाषा मिला न्यूटन के पहले गति नियम से, बल का व्यंजक F बराबर ma जो है वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। और बल प्रकृति में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह ध्यान में रखना है कि नाभिकीय बल होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल। दूसरा जो बल है वह वैद्युत स्थैतिक बल होता है। तीसरा जो बल है वह याद रखिएगा कमजोर बल होता है। और चौथा आपको ध्यान में रखना है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रकृति में सबसे कमजोर बल की बात अगर बात करते हैं तो वह याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको। और अब क्वेश्चन पे आते हैं। यदि
किसी वस्तु पर ठीक आपको बल जो है एक ही दिशा में लगे तो बल का कुल बल जो है, कुल नेट फोर्स जो है वह दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा, F1 प्लस F2 के बराबर होता है। फिर से सुनिए, अगर किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल एक ही दिशा में आरोपित हो तो कुल बल दोनों बलों का योगफल होता है। अगर विपरीत दिशा में लग रहा होता तब क्या होता है, तो दोनों बलों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घटाव हो जाता है। तो यहां देखिए F नेट बराबर F1 प्लस F2 और इसका मान जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 10 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन बल लगेगा। चलिए 15 न्यूटन बल लगेगा, तो ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं तो 48 नंबर प्रश्न शायद समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एक दिशा में बल लगता है तो बलों का कुल बल जो है बलों का बीजगणितीय योगफल होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं त्वरण की बीमा क्या होती है। तो पहले जान लेते हैं त्वरण है क्या, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो देखिए त्वरण बराबर वेग अपॉन, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय, या v माइनस यू अपॉन टी, या ये देखिए a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। आपको पता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन तो लिख ही दीजिए, विस्थापन बटा समय लिख देते हैं, और समय देखिए पहले से ही है यहाँ पर। तो विस्थापन क्या होता है, लंबाई होता है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई L अपॉन टी इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, L बटा टी स्क्वायर या L टी माइनस 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L टी माइनस 2। तो ये क्या हो गया, आपको त्वरण का मान हो गया। क्या मान हो गया, त्वरण का। तो ध्यान में रखना है कि m0 L टी माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर में देखिए क्या है, 49 का ए नंबर ऑप्शन है। कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन में ऐसा कहा गया है। तो ध्यान में रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और त्वरण का मान आपको निकल गया। त्वरण जो है सदिश राशि है, और ध्यान में एक चीज और रखना है, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि a बराबर क्या लिखा, v माइनस यू अपॉन टी लिखा। अब देखिए v ग्रेटर देन u तो a पॉजिटिव होगा, v बराबर u तो a 0 होगा, और v लेस देन u तो a नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिए कि v ग्रेटर देन अगर u हो तो a पॉजिटिव होता है, तो ऐसे गति को हम त्वरित गति कहते हैं। v बराबर u, a 0 होगा, तो ऐसी गति को एक समान वेग से गति कहते हैं, और यदि v लेस देन u हो गया तो a नेगेटिव हो जाता है, और इसे मंदित गति कहा जाता है। कौन सी गति कहते हैं, मंदित गति कहते हैं। तो शायद ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। आसान प्रश्न है, जो देखने से लग रहा है कि आसान प्रश्न है, तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कि देखिए भाई कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जूल में कितनी ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो जूल में ऊर्जा में निकालना है, यूनिट अभी तुरंत बताया था मैंने, एक यूनिट बराबर, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक यूनिट बराबर कितना, तो 1 किलोवाट आवर, या इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। भारत में जितने भी बिजली विभाग का आपको बिल आता है वो इसी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में आता है। और 1 किलोवाट आवर, इसको देखिए क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब देखिए कितना बता रहा है आपको प्रश्न में, 50 नंबर प्रश्न में, तो कितने यूनिट बिजली खर्च हो रहा है घर में, तो 150 यूनिट। तो 150 यूनिट कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 150 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो हमको बात करना है 150 गुना 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसको गुना कर दीजिए 15 छक्का 90 का 0, हाथ में बचा कितना 9, 15 3 जा 45, 540। तो 2 अंक के बाद तो ये 540 गुना 10⁶ जूल। तो देख लीजिए 540 गुना 10⁶ जूल। तो अब देखिए 2 अंक इधर खिसका दीजिए, 5.4 गुना 10⁸
जूल होगा। तो क्लियर है सवाल आपको, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 150 यूनिट में मैंने तुरंत कर लिया आपको। और बार बार मित्रों ये ध्यान में रखना है कि घरों में जो बल्ब यूज करते हैं या विद्युत खपत जो होती है उसे यूनिट में मापते हैं, और ये ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। चलिए तो बात करते हैं आगे प्रश्न पर, 51 नंबर प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है 51 नंबर प्रश्न? एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या है? तो आसान प्रश्न है। अभी तुरंत मैंने बात किया था कि देखिए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर होती है, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर होती है, अभी तुरंत बताए थे। तो ए बराबर क्या करते हैं? v माइनस यू अपॉन टी, तो ये त्वरण हो गया। देखिए ए बराबर क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी। तो प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? तो स्थिर अवस्था से चल रहा है, तो u प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। और यहीं पर देख लीजिए कि v का मान जो है 2 सेकंड में हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और t का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकेंड। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो v का वैल्यू 5 माइनस 0 अपॉन 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिए कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देखिए कि यदि ए ग्रेटर देन, ठीक है, ए जो है ए का वैल्यू निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप, ध्यान दीजिए, स्लोप निकालेंगे। और स्लोप जब भी निकालने की बात होती है तो टेन थीटा निकालते हैं, और टेन थीटा जब भी निकालेंगे तो वही किसका मान देगा? आपको त्वरण का मान देगा। तो ध्यान में रखना है कि VT ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ की ढाल जो है वह त्वरण का मान देता है। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका मान, तो शायद समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है 52 नंबर का प्रश्न? कह रहा है कि एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गति कर रहा है, तो आपको निकालना है उसका, क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा निकालना है। तो देखिए निकालते हैं गतिज ऊर्जा। आसान, ये भी प्रश्न आसान है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा आसान है निकालना। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², जहां m जो है वो द्रव्यमान है, 1/2 mv² होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² है। और ये भी देखिए कि इस प्रश्न में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया। तो इस प्रश्न में क्या कह क्या रहा है? तो 1/2 तो हमने लिख दिया, यहां पर वैल्यू गुना m द्रव्यमान। देखिए इस प्रश्न में द्रव्यमान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है द्रव्यमान? तो देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है आपको 10 केजी, और वेग का मान भी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुना कर दीजिए 5 का स्क्वायर, 1/2 गुना 10 गुना 25, तो काट देते हैं 25 125 जूल हो गया। ठीक है, 125 जूल हो गया इसका मान। तो ध्यान में रखना है कि कितना जूल होगा? 125 जूल होगा। डी नंबर ऑप्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, 1/2 mv²। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है ये देख लीजिए क्या होता है, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में जो गति होता है उसके कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होता है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। और ध्यान में रखिए चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है पटरी पर, कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी। और मैं बार बार बताता हूं कि देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में बहुत बड़ा संबंध होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² अपॉन 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन क्या होगा? 2m होता है। तो ये देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2 क्या होगा? p, तो p संवेग है, यहाँ पर p बराबर क्या हुआ? संवेग है, और 2m m बराबर द्रव्यमान है। m बराबर क्या होता है?
तो द्रव्यमान होता है। तो संवेग और द्रव्यमान दिया हुआ है, तो ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2m होता है। यदि दो वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या हो जाए समान यदि दो वस्तु है उसका गतिज ऊर्जा समान हो जाए तो जिस वस्तु की का द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। यदि दो वस्तु है उसका जो है गतिज ऊर्जा समान हो जाए तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। चलिए हम लोग बात करते हैं अभी 53 नंबर प्रश्न पर। देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 400 केजी द्रव्यमान की बंदूक के संवेग की गणना करें जब उनके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां बंदूक है और पीछे की ओर प्रतिघात लगा रहा है। तो देखिए आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये देखिए बंदूक है, बंदूक मैं बना रहा हूं, आसान होगा आपको समझने में। ये बंदूक है, यहां से गोली निकल रही है। तो 3-4 बातें यहां पहले सुन लीजिए मेरी बात को। बंदूक का चलना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये गोली का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, गोली का वेग भी मान लेते हैं, बंदूक का द्रव्यमान बड़ा m मान लेते हैं, बंदूक का वेग भी ये देखिए उल्टे दिशा में जाएगा। यानी यह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। यानी बंदूक जब आगे की ओर गति करेगा तो आपका जो गोली तो आगे निकल गया, पीछे बंदूक धक्का लगाता है, उसी वेग को प्रतिघात वेग कहा जाता है। तो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि देखिए 400 केजी का बंदूक है का संवेग की गणना करें यदि उसकी प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए संवेग की गणना करना है, केवल संवेग निकालना है। तो संवेग बराबर होता है संवेग किसका, तो बंदूक का संवेग, बंदूक का संवेग बराबर क्या हुआ द्रव्यमान गुना वेग। तो ध्यान दीजिए मित्रों, द्रव्यमान गुना क्या हुआ वेग हो गया। तो द्रव्यमान का मान कितना है, तो द्रव्यमान का मान प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए द्रव्यमान का मान है 400 केजी और प्रतिघात वेग 0.25। तो ये उड़ा दीजिए, यहां पर 100 कर दीजिए, काट दीजिए, 100 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी वेग हो गया 100 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये संवेग का मान हो गया। चलिए मैंने क्लियर करके आपको बताया कि देखिए जब भी बंदूक चलाते हैं तो बंदूक का चलना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और यह भी मैंने आपको बताया कि देखिए संवेग जो होता है वह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है और संवेग सदिश राशि है और इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड भी होता है। और संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। और ध्यान में रखना है कि बल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में, सीजीएस में डाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 54 नंबर प्रश्न पर है 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति में किया गया पावर क्या होगा। तो आसान प्रश्न है। तो पावर बराबर क्या होता है मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखिए पावर को बहुत तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पावर P बराबर क्या होगा, तो P बराबर V स्क्वायर, P बराबर सबसे पहले आ जाइए, P बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन R एक फॉर्मूला, या V इंटू आई या I स्क्वायर R। तो ये 3 मेनली फॉर्मूला जो आपको फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिक चैप्टर में जो यूज होता है वो यहां से ये फॉर्मूला ले लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए P बराबर V इंटू आई, V मतलब विभवांतर और I मतलब क्या होगा, I मतलब धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। तो इसका मान पुट कर देते हैं। तो देखिए 6 वोल्ट है गुना 0.5 तो निकल गया 3 वॉट, 3 वॉट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 3 वॉट। अब यहां पर 2-3 बातें और जाननी चाहिए आपको। क्या जाननी चाहिए कि ओम के नियम से यदि किसी चालक तार के बीच का विभवांतर भी हो, उससे प्रवाहित धारा I हो, तो V समानुपाती होता है I के, विभवांतर समानुपाती धारा के, और V बराबर R I हो गया, जहां R प्रतिरोध होता है
और भी की जो गणना हम करते हैं, विभवांतर की गणना करने के लिए हम वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। और वोल्टमीटर जो है वो परिपथ में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। और यहीं पर धारा की बात करें अगर, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। और एमीटर जो है परिपथ में वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य रखा जाता है मित्रों। और अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति को मापने के लिए वोट मीटर का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखना है, वोट मीटर का प्रयोग किया जाता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। आसान प्रश्न है, 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे से समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो आपको क्या निकालना है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए, अगर हम बात करें कि प्रतिरोधों का 2 क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है और दूसरा समानांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए श्रेणी क्रम हो गया, ये समानांतर क्रम हो गया, समानांतर क्रम हो गया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, समानांतर क्रम हो गया। और यहां देखिए ये हो गया समानांतर क्रम हो गया, और यहां देखिए क्या हो गया, ये क्या क्या सेम होता है। तो समानांतर क्रम की बात जब भी करते हैं, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। जब भी समानांतर क्रम की बात करते हैं तो सबका प्रतिरोध क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न है, लेकिन विभव समान है। और देखिए धारा सब में भिन्न भिन्न होता है। तो ये यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि समानांतर क्रम में विभव समान होता है, धारा भिन्न भिन्न होता है। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और प्रश्न में दिया हुआ है कि सबका जो प्रतिरोध है वो 6 ओम है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 6 हो गया, 3 ऊपर आ गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 6/3, 3 दूनी 6 यानी 2 ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और ये देखिए 2 ओम हो गया, धारा प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो ध्यान में रखना है आपको। अब अगर यही सीरीज क्रम रहता, श्रृंखलाबद्ध क्रम रहता, तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है सीधा सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3। मुख्य बातें यह है कि श्रेणी क्रम में आपको धारा समान होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जबकि समानांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न लेकिन विभवांतर समान होता है। तो ध्यान में रखिए इसको। तो शायद ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर प्रश्न हो गया। 56 नंबर पर हम लोग बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। तो पहले देखिए हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की बात करते हैं। देखिए मैं बार बार बताता हूं कि देखिए भाई जी बराबर होता है gm/r²। तो ये देखिए जी बराबर gm/r का स्क्वायर कर दीजिए, 1 नंबर मान लेते हैं इसको। जी बराबर gm/r², इसको हमने क्या मान लिया, 1 नंबर मान लिया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि भाई जो द्रव्यमान है वह, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का क्या है, 1/3। तो g1 मान लेते हैं, और इसको g तो g ही रहेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कभी भी बदलता नहीं है मित्रों। तो g बराबर gm/r², तो हो ही गया, और g1 बराबर g, और m का वैल्यू 1/3 हो जाता है। तो यहां देखिए 1/3 कर लेते हैं, और m/3 हो जाएगा 1/3 का मतलब, और r का मान भी 1/3 हो जाता है। तो r/3 का कर दीजिए होल स्क्वायर। तो चलिए भाई कर लेते हैं। तो gm/3 और ऊपर लेके जाइए 9/r²। तो ये 3 काट दीजिए, क्या हुआ, 3 को बाहर लिख लीजिए, gm/r², और ये देखिए 3g। तो क्योंकि gm/r² को हमने क्या कहा था, g कहा था, तो कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब यहां 2 बातें जाननी चाहिए आपको। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है
वो केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान और केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये जो बड़ा वाला जी है इसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका मान जो होता है वह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है मित्रों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। तो ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं अभी 57 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर वही बात आ गया मित्रों, श्रेणी क्रम में जब भी जुड़ा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या क्या समान होता है। तो जब भी श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हमेशा समान होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, और प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट किसमें, सीरीज में, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। ध्यान में रखिए सीरीज में जब भी हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए R1 का वैल्यू कितना है मित्रों, तो R1 का वैल्यू दिया हुआ 10, 8 और 7। तो देख लीजिए 7 तो क्या हो जाएगा, 8 7 15 10 25 ओम हो गया इसका मान। तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना हो गया, 25 ओम हो गया। तो ध्यान में रखना है कि आर इक्विवेलेंट बराबर 25 ओम होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा। और जब भी ये रहता अगर क्या समानांतर क्रम में रहता तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाता। तो शायद ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है 58 नंबर का प्रश्न, तो 58 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि अंठावन नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिए 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो वस्तु पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो सामान्य प्रश्न है कि किसी वस्तु पर अगर बल आप आरोपित करके करें तो बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, और ये F बराबर m इंटू ए हो जाता है। तो ध्यान में रखिए इसको ही बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, और ये जो बल का व्यंजक है ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आता है। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं, कितना द्रव्यमान है, तो देख लीजिए कितना द्रव्यमान है, 500 केजी द्रव्यमान है। त्वरण का पता नहीं है लेकिन बल का पता है 350 केजी का बल है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 350 अपॉन क्या हो जाएगा 500 कर दीजिए। तो मित्रों ये आसान प्रश्न है, काट देते हैं 5 से 35 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी बल की बात करते हैं तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम बल कहते हैं, और इससे निकल जाएगा। और बल का व्यंजक जो है वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है, और संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहा जाता है। बल के मैं आपको 3 मात्रक बता रहा हूं, 4 मात्रक को समझ लीजिए। सबसे पहले ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का एफपीएस मात्रक पाउंडल होता है, और भार मात्रक केजी वेट होता है। ध्यान में रखना है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, और एक डाइन बराबर अगर बात करें तो 10⁻⁻5 न्यूटन होता है, एक पाउंडल बराबर 4.448 न्यूटन होता है, और 1 केजी वेट बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ध्यान में रखिएगा, और 1 न्यूटन में ठीक है 102 ग्राम वेट होता है। ये बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और जब भी ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला ठीक है, पहला जो ऊर्जा का प्रकार है, देखिए ऊर्जा 2 प्रकार के मैं बता रहा हूं। ये यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला पोटेंशियल एनर्जी है, और मैं बार बार इसका व्यंजक बताता हूं mgh। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होगा उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है mgh। और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 12 m
भी स्क्वायर होता है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और यह भी ध्यान में रखना है कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है। ऊर्जा का न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, न तो ऊर्जा को न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो ऊर्जा का क्षय किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है और ऊर्जा का रूपांतरण अनेक रूपों में किया जाता है। अभी देखिए मैं अभी बोल रहा हूं तो ध्वनि ऊर्जा है, ठीक है। आपको देखिएगा मोटर घर में चला रहे हैं यानी विद्युत ऊर्जा को हमने यांत्रिक ऊर्जा में बदला है। जनरेटर आप चला रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लाउड स्पीकर में ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोफोन, अभी माइक्रोफोन में लगाया हुआ हूं तो इसमें ध्वनि ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थर्मोकपल ताप युग्म में जो है उष्मा ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बहुत सारे ऊर्जा के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात कर रहे हैं 60 नंबर प्रश्न पर कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो ध्यान में रखिए सबसे अधिक ध्वनि की चाल, ठीक है, धातु की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होता है। निकेल में 6040 मीटर पर सेकंड होता है। स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड होता है। लोहा में Fe में 5950 मीटर पर सेकंड होता है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड होता है। ये सारे जो मैं बता रहा हूं वो सभी, ठीक है, आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर बता रहा हूं। 2-3 चीजें याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस पर, निकेल में 6040 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड, लोहा में Fe में, ठीक है, 5950 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड, डिस्टिल्ड वाटर में, आश्रित जल में 1498 मीटर पर सेकंड और आपको हवा में 346 मीटर पर सेकेंड। एकदम ध्यान में रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 331 पॉइंट समथिंग होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है तो ध्यान में रखिएगा कि बिना माध्यम के इसका गमन संभव नहीं है। तो मित्रों ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसी तरह से वॉच कीजिए इसको, न्यूमेरिकल्स को, और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका न्यूमेरिकल्स मैं बहुत मजबूत कर दूंगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपको दिक्कत होगी उसको सभी को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा भविष्य में। चलिए ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों का, फिर से ढेर सारा धन्यवाद।